मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। तो फटाफट सब लोग तैयार हो जाएं, सब लोग फटाफट रेडी हो जाएं और अपने इस क्लास करंट अफेयर्स के सेशन को जल्दी से शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर जरूर कर दें। फटाफट अपने इस करंट अफेयर्स के सेशन को आप शेयर जरूर कर दें और रेडी हो जाएं पेन कापी खोल करके। यह करंट अफेयर सेशन भी हर बार की तरह वैसे ही रहने वाला है। आप जानते हैं कि हम लोग स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स कवर करते हैं, मंथली कवर करते हैं। आज की इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आप जानते हैं फरवरी का महीना भारत सरकार के लिए बजट का महीना होता है और ऑफलाइन स्टूडेंट बजट बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, सबके लिए हम बजट स्पेशल पढ़ाएंगे। बजट स्पेशल में हमने पहले बजट पर एक स्टैटिक क्लास आपको भेजी है। हमें लगता है कि आप बिल्कुल तैयार होंगे और उसका क्वेश्चन भी लगा चुके होंगे। एमसीक्यूज उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आपको अपने चैनल www.studentclassesprayagraj.com पर जाना है। ऑल ब्लॉक से आप पहुंच सकते हैं या क्वेश्चन बैंक के पेज से जाकर के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अटेम्प्ट करना ना भूलें जिससे आप अपने नॉलेज को चेक कर सकें। तो आज हम लोग फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आप पहले जान लें कि फरवरी 2022 का बजट अलग से हम पढ़ाएंगे। आज हम जो कवर करेंगे फरवरी के और मिसलेनियस बातें, जो नए चेंजेज हुए हैं, जो नया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस हुए हैं, उन सब पर बात होगी। साथ ही साथ हम लोग इसी में पद्म पुरस्कारों को भी कवर करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने भारत के नागरिक पुरस्कार पर एक स्टैटिक वीडियो दिया है और उस स्टैटिक वीडियो पर कंप्लीट क्वेश्चन लगे हुए हैं, जिसका लिंक या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या तो आप अपने गूगल की वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जा सकते हैं। तो साथ ही साथ हमने पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार का स्टैटिक पोर्शन आपको दिया है और नोबेल पुरस्कार जनवरी महीने में हम लोगों ने पढ़ा। करंट नोबेल पुरस्कार जनवरी के करंट अफेयर्स के महीने में हम लोगों ने कवर किया। तो स्टैटिक भी कवर है और करंट भी कवर है और नागरिक पुरस्कार का स्टैटिक आप कवर कर चुके हैं। आज करंट कवर करेंगे। तो फटाफट रेडी हो जाएं। हाँ मित्रों, याद रहे कि आप अपने गूगल की वेबसाइट पर जब भी कोई अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन करें, तो अपने फेसबुक पर शेयर जरूर करें। इतना आप जरूर करेंगे। तो चलिए, हर बार की तरह आज का करंट अफेयर्स भी सबसे पहले तिथि दिवस के साथ शुरू होगा और मानसिक कसरत चलती रहेगी। मानसिक कसरत चलती रहेगी। सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार। जल्दी से जुट जाएं और पेन कॉपी खोल लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर्स पर। फरवरी महीने के प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस पर तो देखिए आपके स्क्रीन पर जरूरी तिथि दिवस दिख रहे होंगे, जिसमें 2 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, 13 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी। फरवरी की ये कुछ प्रमुख तारीखें हैं जो स्ट्रेटेजिक हैं, जो जरूरी हैं। कम से कम इतना जरूरी है। वैसे तो आप जानते हैं कि 365 दिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस, राष्ट्रीय तिथि दिवस के रूप में किसी न किसी रूप में आप मनाया जाता है और पढ़ने पढ़ाने वाले इतना पढ़ते भी हैं। तो मैं तो स्ट्रेटेजिक रहता हूं और आप भी स्ट्रेटेजिक रहते हैं। चलिए, हर साल 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस और इस महीने भी विश्व आर्द्र भूमि दिवस चर्चा में है। आप जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस रामसर सम्मेलन हुआ था और वहीं से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने का फैसला हुआ है। तो तब से हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मना रहे हैं। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कैंसर जैसी बीमारी के प्रति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जागरूकता फैले, तो उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने का उद्देश्य होता है। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत दलहनी फसलों का, अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आयातक भी है। भारत के परंपरागत खाने में प्रोटीन का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है दाल। तो आप जानते हैं हम लोग जहां रहते हैं उस क्षेत्र में स्पेशली खाने में दाल की कटोरी आवश्यक होती है। दाल प्रोटीन का बेहतर स्रोत माना जाता है, तो इसे भी आप जानेंगे। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहे मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है।
फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, उससे अभी गुजरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में मानसिक कसरत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट मित्रों बताएंगे आप सब। और राष्ट्रीय महिला दिवस हमने बता दिया आपको कि 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बताना है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। फटाफट आप बताएं आपकी अपनी मातृभाषा क्या है? राजकीय भाषा मैं नहीं पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है आपकी अपनी मातृभाषा क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आप जिस रीजन में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उस प्रदेश में आपकी जो मातृभाषा है वो क्या है। और उसी उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम लोग मनाते हैं 21 फरवरी को, और 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप जानते हैं कि यह रमन खोज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन सीवी रमन ने खोज की थी और रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फटाफट आप नोट कर लेंगे। जो लोग पहले से करंट अफेयर्स के सेशन में हैं उनके पास है, उनका रिवीजन है, और जो लोग नए हैं वो जनवरी के बाद अब फरवरी के जरूरी तिथि दिवस को नोट करेंगे। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, 13 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी। फरवरी के कम से कम इतने तिथि दिवस आपको जानते रहना जरूरी है। तो फटाफट जल्दी से आप लोग इसे नोट करेंगे। मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे। और जो लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं, दोनों का बिल्कुल सही है। आप जिस रीजन में रहते हैं वहां हमारी मातृभाषा हिंदी है और राजकीय भाषा भी हमारी हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। और प्रतिवर्ष हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के ही दिन भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया था। तो ये पूरा सेशन पहले भी हो चुका है, जनवरी महीने में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मित्रों फटाफट तैयार हो जाएं। और आप जानते हैं आपके चैनल पर स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का बिल्कुल कंप्लीट है, और 2022 का जनवरी अब हम लोग फरवरी कवर कर रहे हैं, जिसमें 2 स्टैटिक करंट अफेयर, 2 स्टैटिक पोर्शन गए हैं पुरस्कारों में, एक नोबेल का स्टैटिक और एक नागरिक पुरस्कारों का स्टैटिक। तो मित्रों आप उसे बहुत स्ट्रेटेजिक कवर कर सकते हैं। मात्र 15 वीडियो, अधिकतम 12 घंटे, अधिकतम 300 प्रश्न, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, जो 2022 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर है। पूरा बजट सहित कंप्लीट है, सभी पुरस्कार, सभी युद्धाभ्यास सब कंप्लीट है। तो उसे आप जरूर देखें और प्रश्नों का अभ्यास अपने वेबसाइट से जरूर करें। हाँ, दोनों के बाद अपने फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं नागरिक पुरस्कारों पर। तो चलिए मित्रों हम लोग तिथि दिवस से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? भारत के नागरिक पुरस्कार की, जो जनवरी महीने में ही दिया गया था, लेकिन हम लोग कवर कर रहे हैं फरवरी के सेशन में, क्योंकि जनवरी में हम लोगों ने इसके स्टैटिक पोर्शन पर बात की थी। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। मानसिक कसरत आपकी शुरू होती है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो हम लोग आज बात करेंगे, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। पद्म पुरस्कार 2022 पर बात करेंगे। पद्म पुरस्कार 2022 पर बात करेंगे। बिल्कुल सही, जो लोग आंसर दे रहे हैं भारत रत्न, बिल्कुल सही है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो जल्दी से आइए हम ब्रीफ कर लेते हैं। भारत के नागरिक पुरस्कार 2 श्रेणी में दिए जाते हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। इस साल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये तीनों पुरस्कार दिए गए हैं और भारत का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद, और ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्म भूषण पुरस्कार उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तो आप अपने नोट्स में प्रॉपरली इसे देखेंगे कि किस नंबर का नागरिक पुरस्कार है
और किस फील्ड में कौन सा दिया जाता है, दूसरे नागरिक पुरस्कार, पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं, और यह भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है और राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह में इसे प्रदान किया जाता है। 2022 में 2021 और 2022 दोनों के लिए पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, क्योंकि 2021 में कोविड के कारण राष्ट्रपति भवन में वितरण समारोह नहीं हो पाया था। तो चलिए, पद्म पुरस्कार 2022 इस बार 128 लोगों को दिया गया है, कुल 128 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 107 लोगों को, जिसमें कुल 34 महिलाएं और 13 मरणोपरांत लोग हैं। तो देखिए, फटाफट आप इसे नोट करेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, भारत के नागरिक पुरस्कार की। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपने बताया भारत रत्न, इसके पहले भारत रत्न पर बात हो चुकी है। भारत के नागरिक पुरस्कार पर हमने हमारे वेबसाइट पर www.studentclassesprayagraj.com पर शॉर्ट नोट है, वहां पर आप नोट्स ले सकते हैं। वहां पर स्टैटिक पोर्शन का पूरा क्वेश्चन लगा हुआ है, एमसीक्यूज कभी भी किसी भी एग्जाम में जाने से पहले हल कर सकते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। इसके अलावा पिछले महीने हम लोगों ने आपके YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर एक स्टैटिक पोर्शन भारत के नागरिक पुरस्कार नाम से दिया है, आप उसे जाकर के न देखे हो तो देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे श्रेणी के पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 2022 पर। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इस बार कुल 128 लोगों को दिया गया है और 128 लोगों में कुल 4 लोगों को इस बार पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसे नोट करेंगे। आप जानते हैं ये जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है, इसके लिए कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पद्म पुरस्कार की समिति में कैबिनेट सचिव होता है, गृह सचिव होते हैं और राष्ट्रपति के सचिव शामिल होते हैं। 4 से 6 और देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें शामिल किए जाते हैं। तो एक कमेटी बनती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इस प्रकार से इतने मेंबर्स के बीच में, और वह कमेटी निश्चित करती है कि इस बार का पुरस्कार, पद्म पुरस्कार किसे जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2022 के पद्म पुरस्कार में जो प्रमुख व्यक्ति हैं। तो उसमें देखिए, ये 4 नाम हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। 4 नाम हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। सुश्री प्रभा अंत्रे कला क्षेत्र में महाराष्ट्र की हैं। राधे श्याम खेनका मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल बिपिन रावत को, आप इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है, सीडीएस है। अक्टूबर महीने में एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। भारत के पहले सीडीएस थे और सिविल सेवा में उत्तराखंड से हैं। और श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत, ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है योगदान के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये 4 लोगों को इस बार का पद्म पुरस्कार गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार। आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें इस बार का पद्म भूषण पुरस्कार गया है। तो जल्दी से पद्म विभूषण आप नोट करेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो इस बार पद्म भूषण विजेता हैं। उसमें पहला नाम है श्री गुलाम नबी आजाद, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, ये जम्मू कश्मीर से हैं। विक्टर बनर्जी हैं, कला क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल से हैं। सुश्री गुरमीत बावा, मरणोपरांत इन्हें मिला है, कला से, पंजाब से हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स से हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। और बुद्धदेव भट्टाचार्य लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल में। श्री नटराज चंद्रशेखरन हैं, व्यापार और उद्योग में, महाराष्ट्र से हैं। श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला, ये दोनों लोगों को एक साथ मिला है, व्यापार और उद्योग में, तेलंगाना से हैं। ठीक, और इसके बाद जो नाम है वो है सुश्री मधुर जाफरी। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है, ये पहले नाम नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी से ये सारे नाम आप नोट कर लें। फटाफट ये सारे नाम आप नोट कर लेंगे, जो वैसे ही हम प्रयास करेंगे जितना शॉर्ट हो, लेकिन कम से कम इतना नाम आपको याद रखना होगा। इसके अलावा सुश्री मधुर जाफरी हैं, ये पाक कला में, और ये अमेरिका से हैं। कहाँ से हैं? यूएसए की हैं, और यूएसए से हैं। और श्री देवेंद्र झाझरिया हैं, खेल के क्षेत्र में हैं, राजस्थान से हैं। राशिद खान हैं, कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से। श्री राजीव महर्षि हैं, सिविल सेवा के क्षेत्र में, ये राजस्थान से हैं। श्री सत्यनारायण नडेला हैं, व्यापार और उद्योग से हैं, अमेरिका के हैं। सत्या नडेला अमेरिका से हैं। सुंदर राजन पिचाई हैं, व्यापार और उद्योग, अमेरिका से हैं, गूगल के हेड हैं।
श्री साइरस पूनावाला हैं, व्यापार और उद्योग से हैं, महाराष्ट्र के हैं। और संजय राजाराम हैं, मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग से हैं, मैक्सिको से हैं। तो इस बार थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशी, उनको जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा एक नाम और है, हम लोग पहुंचे कहां तक, 14 तक। इसके अलावा देखिए 15वां नाम है सुश्री प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा, उड़ीसा से हैं। स्वामी सच्चिदानंद, साहित्य और शिक्षा, गुजरात से हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश से हैं। तो इतने नाम हैं, इन 17 के 17 नामों को आप नोट कर लेंगे, कम से कम इतना 17 नाम आप नोट करेंगे। अब बात है पद्मश्री पुरस्कारों की। पहले आप इन नामों को नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं। तो आप इसे फटाफट कमेंट नोट करेंगे। ये 2022 के पद्म पुरस्कार हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जैसे आपकी सुविधा हो। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कारों में आपको ध्यान रखना है, कम से कम जो कुछ नाम मैं गिना रहा हूं। श्री शिवानंद योग के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से हैं। श्री सेठपाल सिंह हैं, कृषि के क्षेत्र में, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। सोनू निगम को मिला है इस बार, फिल्म के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र से हैं। शिवनाथ मिश्रा हैं, कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से हैं। सुश्री अवनी लखेरा हैं और खेल के क्षेत्र में, राजस्थान से हैं। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पर मैंने जब बताया था तो वहां पर इनकी चर्चा हुई थी, 2 मेडल जीती हैं ये। और सुश्री वंदना कटारिया खेल से हैं, उत्तराखंड से हैं। ओम प्रकाश गांधी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हरियाणा से हैं। नीरज चोपड़ा खेल से हैं, हरियाणा से हैं। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है। और श्री मारिया क्रिस्टोफर शिक्षा साहित्य से हैं, पोलैंड की हैं। प्रमोद भगत खेल से हैं, उड़ीसा से हैं। खांडू वांगचुक भूटिया कला सिक्किम से हैं, ठीक। ये कुछ नाम हैं पद्मश्री के। वैसे 107 नाम हैं। मोर डिटेल के लिए 107 के सातों नाम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, वहां से आप जाकर के 107 के सातों नाम आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी है, ठीक। तो ये नाम है किसके लिए, इस साल के पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री, टोटल 128 लोगों को इस बार साहित्य का पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे फटाफट नोट करेंगे। ये रही बात किसकी, पद्म पुरस्कारों की। मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे, और नोट कर चुके होंगे तो हम लोग चलते हैं आगे। फरवरी महीने में चर्चा में रहा आईपीएल के 15वें सेशन के लिए नीलामी हुई, खिलाड़ियों की ऑक्शन हुआ, और उसमें आइए हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे बिके हैं। तो आईपीएल 2022 के 15वां सेशन होगा, और इस 15वें सेशन के लिए जो खिलाड़ियों की नीलामी की गई है उसमें टॉप 3 खिलाड़ियों की बात करते हैं जो सबसे महंगे बिके हैं। सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं ईशान किशन हैं। इनको मुंबई इंडियंस ने लिया है 15.25 करोड़ रुपए में, 15 करोड़ 25 लाख रुपए में इनका ऑक्शन लगा है। तो ये सबसे महंगे ईशान किशन आपको ध्यान में रखना है। मुंबई इंडियंस 15.25 करोड़। इसके अलावा दीपक चहर चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया है, 14 करोड़ रुपए में इनका ऑक्शन हुआ है। और तीसरे नंबर पर रहे हैं श्रेयस अय्यर, इनको 12.25 करोड़ रुपए पर केकेआर ने लिया है। तो ये 3 टीमें, 3 खिलाड़ी, इनकी रकम सबसे ज्यादा ईशान किशन। आपको ध्यान में रखना है कि आईपीएल 2022 सेशन के लिए सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन हुए, ईशान किशन हुए हैं। फटाफट इसे आप नोट करेंगे। फरवरी महीने का ये कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कवर करते हैं आप। फटाफट कमेंट बॉक्स में, फटाफट जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि 14वें सीजन का, आईपीएल के 14वें सीजन का विजेता कौन सी टीम रही। आईपीएल के 14वें सीजन का विजेता कौन सी टीम रही। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो जानते हैं कि अभी हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफलाइन में कवर किए थे, और स्पेस टेक्नोलॉजी पर पूरा एक क्वेश्चन बैंक अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर लगा हुआ है। जो पढ़े हों, जो ना पढ़े हों, सब जाकर के एक अटेम्प्ट जरूर कर लें। बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत ही सभी पॉइंट को कवर करके वहां पर एक बहुत अच्छा टेस्ट मैंने लगा रखा है, ठीक। और इसरो ने इधर से काम रुका हुआ था, बात हुई थी, इसरो ने 2022 में
अपनी शुरुआत करी और इसरो ने 2022 में अपना पहला अंतरिक्ष अभियान फरवरी में 3 रॉकेट 3 उपग्रह लॉन्च करके किया है। या ये देख लेते हैं 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, आप जानते हैं श्रीहरिकोटा में हमारा लॉन्चिंग पैड है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वहां से 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं और प्रक्षेपण यान रहा PSLV C-52। कौन सा यूज किया हम लोगों ने? PSLV 14 फरवरी को जो हमने लॉन्च किया है वो C-52। वो 3 उपग्रह कौन है आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये 3 उपग्रह हैं EOC-4 अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट अर्थ का ऑब्जर्व करेगा, अर्थात ये क्या करेगा? फोटोग्राफी करेगा और ये कृषि, जलवायु, मौसम, इन सब क्षेत्र के लिए बहुत ही हमारे लिए काम का होगा। और INS-2TD है, ये भारत और भूटान के साथ, भूटान भी अब धीरे धीरे स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है और भारत के सहयोग से इसने INS-2D नाम का भारत और भूटान के दोनों लोगों ने मिल करके ये उपग्रह विकसित किया है, भेजा है। और इसके अलावा INSPRE-SAT-1 ये आइनोस्फीयर की स्टडी करेगा। तो ये 3 उपग्रह हैं, 3 अलग अलग उद्देश्य के लिए। 14 फरवरी 2022 को वर्ष 2022 का इसरो का पहला अंतरिक्ष अभियान है और इसे PSLV C-52 अंतरिक्ष यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। कहां से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा से, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। जल्दी से आप बताएंगे इसरो का मुख्यालय कहां है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इसरो का मुख्यालय कहां है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि इसरो का मुख्यालय कहां है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि इसरो का मुख्यालय कहां है। इसरो का मुख्यालय कहां है? तो जो लोग बंगलुरु बता रहे हैं बिल्कुल सही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का, हमारे प्यारे भारत का ये स्पेस एजेंसी है और नए नए कीर्तिमान करती रहती है। 2022 में भी बहुत कीर्तिमान वाले टारगेट हैं। चंद्रयान 2 में जो हमारा अधूरा लक्ष्य रह गया था उसे पूरा करना है। गगनयान की भी लॉन्चिंग इसी वर्ष अपेक्षित है। आदित्य L1 भी सब सही रहा तो इस साल टारगेट में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर है सड़क परिवहन मंत्रालय से। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2 पहिया वाहन पर 9 माह से ऊपर और 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस जरूरी कर दिया है। सेफ्टी हार्नेस क्या होता है? छोटे बच्चों को, जो ड्राइवर होता है वो अपने कमर से बांधने के लिए छोटे बच्चों को पहले उस हार्नेस में रख लिया जाता है और फिर हार्नेस को ड्राइवर के, राइडर के कमर से बांध लिया जाता है, जिससे कभी एक्सीडेंट में उछल करके बच्चे गिर उड़ न जाएं अचानक और उसकी वजह से कोई चोट वोट न लगे। और 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट आवश्यक है। तो सेफ्टी हार्नेस और ये नियम फरवरी 2023 में प्रभावी होगा, 1 साल बाद प्रभावी होगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और 2 पहिया वाहन पर आपको लगेगा कि केवल 4 साल तक के बच्चों के लिए, तो 4 साल तक के ऊपर के बच्चों के लिए तो हेलमेट अनिवार्य है ही है पहले से ही, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 9 माह से 4 साल तक के बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। सेफ्टी हार्नेस आप समझ सकते हैं कि जब जैसे आप टावर ओवर पर देखे होंगे लोगों को काम करते हुए, तो टावर पर काम करते हैं, ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं तो एक सेफ्टी बेल्ट लगाए रहते हैं। उसी तरह का सेफ्टी बेल्ट में ये बच्चे बंधे होंगे जब बैठेंगे बाइक पर, 2 पहिया वाहन पर किसी भी, और फिर वो राइडर के कमर से बंधा रहेगा, जिससे वो बच्चा अचानक कभी किसी कंडीशन में न गिरे, ठीक। तो ये नियम चेंज हुआ है, जो लागू होगा कब से? 1 फरवरी 2023 से, फरवरी 2023 से लागू होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी बात हुई 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में ईरान में, और यह सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से है और भारत के 2 नए आर्द्र स्थल को रामसर सम्मेलन सूची में शामिल किया गया है। फरवरी महीने में भारत के 2 नए आर्द्र स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है और इन 2 नए को शामिल होने से भारत के कुल अब 49 साइट्स, कितनी? 49 स्थल रामसर सूची में शामिल हो गए हैं। आइए देख लेते हैं कि वो कौन से 2 स्थल हैं। एक तो उत्तर प्रदेश का बखीरा पक्षी विहार है और दूसरा है
बर्ड सेंचुरी गुजरात, बर्ड सेंचुरी गुजरात। तो देखेंगे आप, फटाफट इसे नोट करेंगे। तो दूसरा क्या है, खिजारिया बर्ड सेंचुरी, खिजारिया बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में है। तो उत्तर प्रदेश का एक स्थल और गुजरात का एक स्थल, इस तरह से भारत के कुल 49 स्थल रामसर स्थल में शामिल हैं और ये फरवरी में लेटेस्ट 2 हैं। तो करंट में इसे अपडेट रखेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने कई साइट्स पढ़ी थी, लगभग 6 साइट्स शामिल की गई थी। चलिए, मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य में कुछ स्थानों के नाम में परिवर्तन किए हैं, तो आइए देख लेते हैं। एक तो नाम परिवर्तन में सबसे पहले कि तुर्की देश ने अपना नाम परिवर्तन किया है। तो आप जानते हैं कि तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरेशियाई देश है। तुर्की और रूस दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो कहाँ पड़ते हैं, यूरेशिया में। उसकी कुछ भूमि यूरोप में भी है और कुछ भूमि एशिया में भी है। और आप जानते हैं तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और तुर्की देश ने भी अपना नाम बदलकर तुर्कीय कर दिया है। तो अब तुर्की का नाम तुर्कीय होगा तुर्की भाषा में, ठीक। अंग्रेज, ब्रिटिश, यूरोपी टर्की कहते थे और टर्की से इसका नाम हो गया था हिंदी में तुर्की, तो लोग इसे तुर्की कहने लगे थे, जबकि तुर्की भाषा में इसका सही उच्चारण तुर्कीय है, अतः तुर्की ने तुर्कीय नाम कर दिया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने अपने 3 स्थानों के नाम में परिवर्तन किया है। वो 3 स्थान कौन कौन हैं? होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम माखन नगर। तो देखिए, विश्व में नाम परिवर्तन, इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 जगहों के नाम परिवर्तन हुए हैं। इसे आप नोट करेंगे, ये फरवरी 2022 में हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। तो सवाल है कि ऑपरेशन गंगा क्या है? सभी लोग अवेयर होंगे, दुनिया में इस समय चर्चा में है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, ऑपरेशन गंगा क्या है। आप जानते हैं कि फरवरी महीने से ही रूस और यूक्रेन में तनाव चल रहा है। पिछले लगभग 20 दिनों से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन बचाव कर रहा है अपना। उसकी राजधानी तहस नहस हो चुकी है, यूक्रेन की राजधानी कीव तहस नहस हो चुकी है। और ये पूरा झगड़ा कहीं ना कहीं यूएसए और रशिया का है, क्योंकि यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल होना चाहता है, वहाँ शामिल होने की इच्छा जताई थी और रूस इसका विरोध कर रहा है। इसीलिए यूक्रेन पर वो लगातार हमलावर है और उसकी अपनी शर्तें हैं कि ऐसे संगठनों में शामिल न हो और सत्ता परिवर्तन, लगातार हमला है। वहाँ पर फंसे बहुत से भारतीय रूस और यूक्रेन इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और अचानक हमला होने से वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस बचे थे, वो निकल नहीं पाए थे। तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया उसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा है। तो ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत वापस लाने के मिशन का नाम है। इसके अंतर्गत 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है, जिसमें शामिल हैं हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, जनरल बीके सिंह। तो ये 4 केंद्रीय मंत्रियों को इस मिशन की कमान दी गई है और ये पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि यूक्रेन में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयरलाइंस के विमान नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर लगातार क्या चल रहा है, वहाँ पर हमला चल रहा है रूस का, इसलिए उन्हें बाई रोड पड़ोसी देशों में लाया जा रहा है और पड़ोसी देशों से भारत ले आया गया। तो इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन गंगा आप समझ गए होंगे। आइए, इसके अलावा ये जो फरवरी महीना रहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के निधन हुए हैं। फरवरी महीने में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के निधन हुए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा लता मंगेशकर का, जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से भी जाने जाते हैं। सितंबर 1929 में इनका इंदौर में जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की अवस्था में बंबई में इनका निधन हो गया। इन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत रत्न विजेता थी, सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा था और 2001 में लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके अलावा इनके काम के आगे तो पुरस्कार छोटे थे। आप जानते हैं
कि भारत रत्न से बड़ा कोई बड़ा पुरस्कार भारत में नहीं है। इसके अलावा उसके पहले पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के, फिल्म फेयर अवार्ड तो कई बार इन्हें मिले थे। तो ऐसे सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार इनके पीछे पीछे थे और निधन हो गया और इनके निधन पर सरकार द्वारा 2 दिन का राजकीय शोक आयोजित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि इनके सम्मान में, इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किए जाएंगे, डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तो इसे आप नोट करेंगे। लता मंगेशकर 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये तो बात हुई एक प्रमुख व्यक्तित्व की, बहुत शानदार कैरियर, एक बहुत शानदार कैरियर रहा इनका। इसके अलावा बंगाल की ये लेखिका हैं संध्या मुखोपाध्याय, इनका भी निधन हुआ है 15 फरवरी 2022 को। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने पद्म श्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। पद्म श्री पुरस्कार इन्होंने इनकार कर दिया। इनका अपना दावा था कि इनका बहुत बेहतरीन कैरियर रहा और इस अवस्था में पुरस्कार के लिए याद किया गया। एक तो इनका कहना है कि बहुत देर में पुरस्कार और उसके अलावा पुरस्कार दिया गया, तो पद्मश्री के अलावा भी और पुरस्कार थे, तो इन्होंने लेने से इनकार किया। इनका भी निधन हो गया। इसके अलावा बप्पी लहरी जो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थे, उनका भी निधन हुआ 16 फरवरी 2022 को। 69 वर्ष की अवस्था में मुंबई में इनका निधन हो गया। तो फरवरी महीने में 3 प्रमुख निधन आप ध्यान रखेंगे, संध्या मुखोपाध्याय, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, भारत रत्न और बप्पी लहरी संगीतकार। ठीक, तो ये 3 प्रमुख निधन आपको ध्यान में रखना है। फटाफट आप इसे नोट करेंगे, तब हम लोग बढ़ेंगे आगे। फटाफट आप इसे नोट करें तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगली बात होती है युद्धाभ्यास की। फरवरी महीने में एक प्रमुख युद्धाभ्यास हुआ है मिलन 2022 नाम से, और यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है और ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा इसे होस्ट किया गया है और इसकी मेजबानी की गई है। लगभग 40 देश इसमें शामिल होंगे और युद्धाभ्यास इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से। यह द्विवार्षिक है। पिछली बार साल ही होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया था, इसलिए 2022 में हो रहा है। और इस बार की थीम है सहानुभूति, सामंजस्य और सहयोग। मिलान 2022 का थीम है सहानुभूति, सामंजस्य और सहयोग। तो इस युद्धाभ्यास के बारे में आप नोट करेंगे। युद्धाभ्यास द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, 1995 से हो रहा है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। लगभग 29 से 40 देश इसमें शामिल होते हैं। तो आप इसे फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। आप हर बार करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रेटजिक कवर करते हैं। जरूरी युद्धाभ्यास, जरूरी पुरस्कार, जरूरी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल आयोजन, कुछ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हुए परिवर्तन, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान में व्यक्तित्व के निधन, बुक्स, तिथि दिवस उस महीने के, इंडेक्स, लगातार हम लोग इस तरह से स्ट्रेटजिक कवर करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की, तो ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद के तेलंगाना में, और ये वैष्णव संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हैदराबाद में स्थापित किया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। पिछले महीने हम लोगों ने शंकराचार्य पर बात की थी। शंकराचार्य की मूर्ति को का भी अनावरण किया था और उनके समाधि स्थल का भी अनावरण किया था जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सरदार पटेल की, लौह पुरुष सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किस नाम से जानी जाती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लौह पुरुष सरदार पटेल की किस नाम से जानी जाती है। जैसे ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, वैसे उस मूर्ति को क्या बोलते हैं। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बिल्कुल सही है। तो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, भारत में आधुनिक प्रशासनिक सेवा के जनक, आईएएस के जनक और भारत के एकीकरण के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई
पटेल की स्मृति में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य में स्थापित की गई है और उसे स्टैच्यू ऑफ इक्विटी के नाम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए फरवरी महीने के और मिसलेनियस बातों को हम लोग कवर कर लेते हैं। एक तो G20 का सचिवालय भारत में स्थापित करने की मंजूरी मिली है, क्योंकि 2023 में G20 की मेजबानी कौन करेगा, बैठक की मेजबानी भारत करेगा। ठीक, तो इसलिए चूंकि इस संगठन का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, इनका सचिवालय कहां काम करता है, जहां मेजबान देश होता है वो सचिवालय बनाता है। तो भारत में 2023 में G20 का मेजबानी भारत करेगा और इसे दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो एक तो आप इसे नोट करेंगे कि 2022 में G20 के सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो अगला है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वैश्विक परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। उसमें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण चेक गणराज्य, स्वीडन और पोलैंड ने रूस के साथ फीफा क्वालिफाइंग मैच खेलने से इनकार कर दिया है। तो फीफा क्वालिफाइंग मैच खेलने से इनकार कर दिया है, चूंकि रूस के साथ ये लोगों ने ऐसे तमाम स्ट्रेटेजिक संबंध और अमेरिका की ओर से तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका के मालावी देश में फरवरी में क्या देखा गया, पोलियो का केस देखा गया, जबकि 5 वर्ष पहले ही WHO ने पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो मालावी देश में तो फिर से WHO का अभियान चलेगा इससे उन्मूलन के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोलियो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, वायरस या बैक्टीरिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पोलियो वायरस जनित बीमारी है या बैक्टीरिया जनित बीमारी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। चलिए सवाल है, देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहां बनाया जा रहा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहां बनाया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। पहला रेलवे ब्रिज, केबल ब्रिज कहां बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। यह अंची नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर, अंची नदी पर, इसलिए इसका नाम भी है अंची रेलवे सेतु। इसका नाम भी क्या है, अंची रेलवे सेतु। फटाफट नोट करेंगे आप इसे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चर्चा में है, उसकी 2023 सत्र की बैठक जो होगी वो मुंबई में होगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 सत्र की बैठक कहां आयोजित होगी, मुंबई में आयोजित होगी। तो इसे आप नोट करेंगे, भारत में इसका आयोजन होगा। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा जो CNG बायोगैस प्लांट है उसका उद्घाटन फरवरी 2022 में उद्घाटन इंदौर में किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश में है और स्वच्छता में टॉप पर रह रहा है आजकल कई साल से। इसके अलावा JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसमें पहली बार शांति श्री धूली पंडित पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। तो JNU की पहली महिला कुलपति कौन है, शांति श्री सूली पंडित। ये पहली बार कोई महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत के UPI को यूज करने वाला पहला विदेशी देश है नेपाल। तो नेपाल में UPI, भारत का UPI यूज किया जा रहा है। ठीक, तो ये जनवरी महीने के कुछ जरूरी करंट अफेयर्स थे। आप जानते हैं कि हम लोग स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स कवर करते हैं। हम वर्ष में अधिकतम 15 घंटे, अधिकतम 15 वीडियो और अधिकतम 300 से 350 प्रश्न आपको देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही कारगर होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स हमेशा स्ट्रेटेजिक कवर किया जाता है। तो ये रहा मित्रों आज का फरवरी महीने का 2022 का करंट अफेयर्स। इसके पहले आप जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़े हैं। इसके अलावा जनवरी में करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए हमने आपको भारत के नागरिक पुरस्कार पर स्टैटिक वीडियो दे रखा है। इसके अलावा भारत के बजट पर स्टैटिक वीडियो दे रखा है। अगला करंट अफेयर्स में आपको बजट का एक स्टैटिक पोर्शन और बजट 2022-23 हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन मित्रों याद रहे, आप फ्री नोट्स, जॉब अलर्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यूज हल करने के लिए आप विजिट करें अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj पर। हाँ, लाइक करना ना भूलें, क्लास को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें और अपने वेबसाइट को शेयर जरूर करना ना भूलें। तो मित्रों, आज की क्लास पूरी होती है और आशा है कि आप इसे बहुत अच्छे से नोट किए होंगे। आप अपने करंट अफेयर्स की कॉपी में जनवरी के बाद फरवरी इस तरह से चलते रहेंगे। जो पहले से कवर कर रहे हैं हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जो अभी शुरुआत हैं उनके लिए है कि वो किस तरह से अपनी कॉपी को मेंटेन करते चलेंगे। और हाँ, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आपकी वेबसाइट पर मिलेंगे वहाँ हल करना ना भूलें। तो जल्दी ही अगले 1-2 दिनों में आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वेबसाइट पर इसका करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, कहीं से भी आप जाकर के इसे हल कर सकते हैं। तो आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी खास क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे नमस्कार।